रिवर्स बायसिंग पढ़ ली थी क्या भाई? ठीक है ना। देखा था भाई कि फॉरवर्ड बायस के अंदर पी पार्ट को तो अपन जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव से और एन को जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव से, तो कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस के अंदर उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पी पार्ट तो हो जाएगा लो पोटेंशियल पर और एन पार्ट हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर, उसको अपन बोल देंगे रिवर्स बायस। इसके क्वेश्चन अपन नहीं करे शायद, कल निकले ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करते हैं चलो आज। देखिए भाई अब क्या होता है कि भाई जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के दोनों साइड पर हम मेटेलिक कांटेक्ट लगा देंगे। मेटेलिक कांटेक्ट लगाने के बाद में अब हम उसको बैटरी के साथ जोड़ सकते हैं। तो मेटेलिक कांटेक्ट लगाने पर वो कहलाएगा डायोड। क्या कहलाएगा? डायोड कहलाएगा। तो डायोड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा ऐसा कि ये पीएन जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो ये होगा पीएन जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर ये वाला पार्ट तो कहलाएगा पी और ये कहलाएगा एन, तो ये कहलाएगा पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड आपको दिया जाएगा, आपको बताना है कि कौन सा फॉरवर्ड में है और कौन सा रिवर्स में है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन चेक द बाइसिंग ऑफ डायोड में पहला क्वेश्चन ये रहा। इन सभी को आप चेक करते जाएं, इनकी बाइसिंग क्या क्या है, लिखो जल्दी जल्दी। ये चारों बताएं भाई कौन सी बाइसिंग में है, कौन सा फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स में है। ये 4 वोल्ट है इधर, है ना। पहला वाला कैसा है? फॉरवर्ड है। इधर फॉरवर्ड इधर रिवर्स ऐसा, या फॉरवर्ड ही है? पक्का फॉरवर्ड है। देखते हैं भाई, पहला वाला चेक करते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड के रिवर्स है। तो यहाँ पर पहले आप बता दें इसके अंदर कि यहाँ पर ये दोनं है पी एन, तो ये तो हो जाएगा पी और ये बन जाएगा एन। अब चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा हाई पोटेंशियल पर और कौन सा लो पोटेंशियल पर है। तो देखना भाई कि पी वाला तो पार्ट हो जाएगा 3 वोल्ट पर। अब चेक करना है कि एन वाला जो टर्मिनल है ये कितने वोल्ट पर है। तो देखना भाई कि ये 5 वोल्ट तो यहाँ दिया हुआ है ना, ये तो 5 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी का आपको। ये 5 वोल्ट दिया गया है, मतलब ये जो टर्मिनल होगा बैटरी का ये 5 वोल्ट पर है। और ये बैटरी आपको दी गई है 3 वोल्ट की, तो 3 वोल्ट की बैटरी दी गई है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो 3 वोल्ट कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पांच पांच में से 3 रह जाएंगे तो कम हो जाएगा, कितना जाएगा 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना आ गया 2 वोल्ट, तो ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक है। मतलब पी तो आ गया 3 वोल्ट पर और एन आ गया 2 वोल्ट पर, तो पी तो हाई पोटेंशियल पर और एन लो पोटेंशियल पर। कैसा हो जाएगा ये? फॉरवर्ड बायस आ जाएगा भाई। मतलब ये वाला तो हो गया फॉरवर्ड बायस में। सेकंड वाला रिवर्स में है क्या? देखते हैं कि यहाँ पर ये तो हो गया पी और ये आ गया एन। देखना आपके यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिया गया है 2 वोल्ट पर, इसके साथ जुड़ा हुआ है बैटरी का ये टर्मिनल, तो ये आ गया 2 वोल्ट पर। अब 3 वोल्ट की बैटरी आपको दी गई है, तो बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो 3 वोल्ट कम हो जाएगा। तो 2 में से 3 वोल्ट कम हो गया, कितना रह गया माइनस का 1 वोल्ट आ गया ऐसा। फिर यहाँ देखना कि ये आपको दिया गया अर्थिंग, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, तो अर्थिंग करते हैं 0 वोल्ट आ गया, तो ये तो 0 वोल्ट पर है। बैटरी आपको दी गई है 2 वोल्ट की,
तो 0 से इधर गए तो 2 वोल्ट बढ़ जाएगा, मतलब ये आ गया अपने पास में 2 वोल्ट पर, आ गया ऐसा। तो P तो आ गया -1 वोल्ट पर, N आ गया 2 वोल्ट पर, तो N तो हाई पोटेंशियल पे, P लो पोटेंशियल पे, तो कैसा हो गया, रिवर्स बायस, आ गया ना भाई। तो बन जाएगा ये रिवर्स बायस। अब थर्ड वाला है, रिवर्स है क्या, पक्का। देखिए भाई कि यहाँ पर ये P और यहाँ पर आ गया N, तो P में देखना कि ये अपन ने अर्थिंग कर दी, इधर अर्थिंग करते हैं, ये हो जाएगा 0 वोल्ट पोटेंशियल। अब ये 0 वोल्ट ये टर्मिनल हो गया 0 वोल्ट पर, बैटरी आपको दी गई है 2 वोल्ट की, तो 0 से इधर जाएंगे 2 वोल्ट कम हो जाएगा, तो यह कितना आएगा -2 वोल्ट, तो ये तो आ गया -2 वोल्ट। यहाँ पर अर्थिंग की गई है, अर्थिंग की गई 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट इधर जाएंगे -1 वोल्ट, ये आ गया -1 वोल्ट। P तो आ गया -2 पे, N आ गया -1 पर, बड़ा कौन सा है, -1 बड़ा है ना यहाँ पर, मतलब N तो आ गया हाई पर और P आ गया लो पर, तो ये आ गया यहाँ पर रिवर्स बायस हो गया। लास्ट वाला फॉरवर्ड है क्या, फॉरवर्ड है, चेक करते हैं भाई कि यहाँ पर ये आ गया P और ये आ गया N, तो P और N में P पार्ट पे देखना भाई कि ये पॉइंट आपको दिया गया 4 वोल्ट पर, 4 वोल्ट बैटरी आपको दी गई है 2 वोल्ट की, तो 4 में से इधर जाएंगे 2 वोल्ट बढ़ जाएगा, प्लस में है ना अपन, 2 वोल्ट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 6 वोल्ट, फिर यहाँ पर ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट कितना हो गया 5 वोल्ट, तो P तो 6 वोल्ट पर, N 5 वोल्ट पर, तो P हाई पर N लो पर, कैसा फॉरवर्ड, यह जाएगा फॉरवर्ड बायस हो गया ऐसा। मतलब आप चेक कर लेंगे भाई कि कौन सा फॉरवर्ड में है कौन सा रिवर्स में है, कर लेंगे ऐसा सभी, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पर कि आपको कुछ सर्किट दिए जाएंगे, सर्किट में आपको निकालना है करंट का फ्लो कितना कर रहा है, ठीक है। तो सर्किट वैसे ही होंगे जैसे आपने पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वैसे ही सर्किट यहाँ पर भी यूज होंगे, ठीक है, देखते हैं। लेकिन इस सर्किट को सोल्व करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी। कि फर्स्ट तो इसके अंदर ये है कि अगर आपको डायोड दिया गया है और डायोड आपको कुछ भी नहीं बताता, मतलब ये आपको बताया हुआ नहीं है कि ये सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया गया, तो आपको समझ लेना है कि ये आइडियल डायोड है। कौन सा है ये, आइडियल डायोड है। अब देखना मैंने आपसे कहा था कि अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू टाइम के साथ में कम होती जाती है, रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि अगर हम आइडियल डायोड को ले लें फॉरवर्ड में, तो वहां का रेजिस्टेंस बहुत ही कम, कितना हो जाएगा 0 ओम के इक्वल, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड है तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0 ओम। और अगर अपन ने यहाँ पर रजिस्टर फॉरवर्ड की जगह रिवर्स में ले लिया डायोड को, तो आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ नहीं है सिलिकॉन जर्मेनियम, तो आपको मान लेना है कि ये आइडियल है, और आइडियल डायोड आपको दिया गया है फॉरवर्ड बायस में, तो इसका रेजिस्टेंस तो हो जाएगा अभी 0 ओम के इक्वल। 0 ओम रेजिस्टेंस है मतलब ये एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह, कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम इसकी जगह यहाँ पर यूज कर लेंगे एक शॉर्ट सर्किट वाला वायर, यहाँ पर ये ऐसा, इसका R इक्वल टू 0 हो जाएगा, और R इक्वल टू 0 करके अपन ने इसको यहाँ पर ये जोड़ दिया, तो इसका R इक्वल टू 0 बन जाएगा शॉर्ट सर्किट। सेकेंड ऐसा है कि अगर आपको यहीं पर यही डायोड दिया गया है आइडियल, लेकिन इसको हमने कर दिया रिवर्स बायस में, तो ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करते ही अब इसका जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब करंट का फ्लो नहीं करेगा, बन जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। तो आइडियल डायोड रिवर्स बायस में है मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा, करंट का फ्लो यहाँ पर नहीं होगा, तो ये हो गया ओपन सर्किट बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आइडियल डायोड ना देकर आपको देते हैं रियल डायोड, रियल मतलब या तो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, और दिया गया है फॉरवर्ड बायस में, तो ये डायोड आपको दिया गया है सिलिकॉन जर्मेनियम से बना हुआ। सिलिकॉन के अंदर बैरियर पोटेंशियल कितना आता है 0.7, और जर्मेनियम में कितना आता है 0.3 वोल्ट आएगा ऐसा।
अब ये जो बैरियर पोटेंशियल अप्लाई हुआ ये कहां से कहां, पी से एन या एन से पी? भाई एन हाई पोटेंशियल पे होता ना, पीएन जंक्शन में एन हाई पोटेंशियल पे होता है और पी लो पोटेंशियल पे आता है। तो एन से पी की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वहां पर, होता है ना। तो क्या है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ ये 0.7 0.3 वोल्ट ये आ रहा है एन से पी की तरफ। हमने ये पोटेंशियल लगाया है वो पी से एन लगाया है। तो इस पोटेंशियल में से पहले तो ये पोटेंशियल अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट पोटेंशियल यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। अगर जेर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट पोटेंशियल यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। और जो बाकी पोटेंशियल होगा वो आगे सर्किट पर अप्लाई होगा। ठीक है। तो यहां पर आगे जो पोटेंशियल जाएगा वी डैश ये हो जाएगा V माइनस 0.7 अगर सिलिकॉन का बना हुआ है डायोड तो। और अगर आपको यहाँ पर डायोड दिया गया है जर्मेनियम का तो V माइनस 0.3 कर लेंगे। तो इतना पोटेंशियल फिर आगे जो सर्किट रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा उसमें अप्लाई होगा। और अगर आपको यहाँ पर यही आइडियल डायोड या रियल डायोड दिया गया है लेकिन आपको दिया गया है रिवर्स बायस में जैसे यहाँ पर, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम रिवर्स बायस में है तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं करेगा। करंट का फ्लो नहीं करता मतलब इसको भी हम अब ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ का भी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है इसलिए ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर भी करंट का फ्लो ऐसे नहीं होगा। ये रहा। तो अगर अगर डायोड रिवर्स में है तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं, ये मान लो आप बस। ठीक है ना। अगर फॉरवर्ड में है तो फिर करंट का फ्लो करेगा। अगर आइडियल है तो आर इक्वल टू जीरो और अगर आइडियल नहीं है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप मान लें आप। ठीक है। अब इन्हीं पॉइंटों का ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन करने हैं आगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको आई और आई डैश जो भी मैं आपको बताऊं इसके अंदर आई आई वन आई टू जो भी है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन लिखते जाइए करते जाइए इन क्वेश्चंस को।
इन सभी के अंदर जो आपको आई और आई वन बताया गया है, यहाँ पर डिनोट किया गया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। आया? कितना आंसर आया इसका? यहाँ पे कितना आंसर आया? आई कितना रहा है इसके अंदर? 1 एम्पियर। आई वन कितना आ रहा है? आई वन 0 आ रहा है क्या ऐसा? देखते हैं कि यहाँ पर आपको पहले चेक करना होगा, ये आपको जो आपको डायोड दिए गए हैं, ये डायोड की बायसिंग कैसी है, कौन सा है फॉरवर्ड में और कौन सा है रिवर्स में। देखना होगा कि यहाँ पर ये वाला डायोड चेक करें पहले तो। इस डायोड के अंदर ये है पी पार्ट, तो डायोड का पी पार्ट जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। फिर आपको चेक करना है ये वाला डायोड की बायसिंग। इस डायोड को देखना भाई कि ये तो है डायोड का एन पार्ट, तो एन पार्ट जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव से, तो ये भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो ये दोनों ही डायोड यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में है। फिर आप चेक करें नीचे वाले डायोड को, तो यहाँ पर देखना कि भाई ये जो डायोड का एन पार्ट है ये जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव से, कैसा हो जाएगा ये रिवर्स बायस। तो अगर ये रिवर्स बायस है तो आगे करंट का फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, अब देखिए ना कि यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं करेगा, करंट का फ्लो नहीं कर रहा, मतलब कि I1 तो हो गया 0। ठीक है, करंट का फ्लो करता है अब यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी से, ये करंट का फ्लो जाएगा ऐसे ऐसे और यहाँ से होता हुआ पहुंच जाएगा बैटरी के अंदर अगेन। ठीक है, अब ये डायोड आपको कुछ दिया हुआ नहीं है कि भाई सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, तो आपको ऐसा एज्यूम कर लेना है कि कौन सा है ये आइडियल आइडियल डायोड है ये। तो ये दोनों ही डायोड आइडियल है। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लिया गया है, 5 और 5 दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो यहाँ पर जो आर इक्वलेंट आएगा ये तो हो जाएगा 10 ओम, तो आपको निकालना है आई। आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आर इक्वलेंट, तो वी कितना 10, आर भी कितना 10, कितना आ गया 1 एम्पियर। हो गया ऐसा? सेकंड वाले में कितना आ रहा है? बना रहा है क्या? देखिए भाई यहाँ पर भी चेक करें पहले का डायोड की बायसिंग क्या है, तो पहले यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव डायोड, ये सिलिकॉन वाला, सिलिकॉन वाला तो आ गया फॉरवर्ड में, आ गया ऐसा। ये जर्मेनियम वाला कैसा है? रिवर्स में है क्या? जनाब ये जर्मेनियम का ये पी पार्ट ये एन पार्ट, तो पी पार्ट जुड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव के साथ में, इसलिए कैसा है ये रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में होने पर यहाँ करंट का फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये रिवर्स बायस करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ये ब्रांच तो खत्म हो गई। अब करंट का फ्लो करेगा यहाँ पर, देखना चेक करते हैं बायसिंग इसकी भी। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा हुआ है इस डायोड के पी पार्ट के साथ में, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस मतलब सिलिकॉन के अंदर फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? 0.7 आएगा ना वैसा। तो क्या होता है कि यहाँ सिलिकॉन पर 5 में से 5.7 में से 0.7 पोटेंशियल तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, तो जो वी डैश आएगा ये हो जाएगा 5.7 माइनस 0.7, मतलब 5 फोल्ड। आपको निकालना यहाँ पर आई है, तो आई इक्वल टू वी डैश अपॉन आर, तो वी डैश तो 5 और आर 2 और 3 5, तो कितना होगा ये 1 एम्पियर। इसका आंसर आ गया इस वाले में है 2.15 ऐसा। देखना है कि यहाँ पर दो आपको डायोड दिए गए हैं, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, और दोनों कैसे हैं पैरेलल में, पैरेलल में है, लेकिन सिलिकॉन का तो कैसा है फॉरवर्ड में, जर्मेनियम कैसा है रिवर्स में। तो जर्मेनियम रिवर्स बायस में दिया गया है, तो बन जाएगा ओपन सर्किट, करंट का फ्लो यहाँ से नहीं करेगा, करंट का फ्लो करेगा अब सिलिकॉन में से। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट में से 0.7 तो यहाँ खत्म हो गया, बाकी बचा 4.3 वोल्ट, वो आ गया आगे।
अब यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिया गया है ये 2 वोल्ट का, 2 ओम का, सॉरी ये 2 ओम आएगा यहाँ पर है ना। तो आपको निकालना है आई, तो आई इक्वल टू वी डैश अपॉन आर, तो 4.3/2 कितना आ जाएगा, 2.15 एम्पियर करंट का फ्लो यहाँ पे हुआ। वहां कितना होगा, 2 एम्पियर, पक्का, कैसे, देखिए भैया यहाँ पर आपको चेक करना है पहले भाई सिंह, तो सिलिकॉन वाले का पी पार्ट जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये तो आ गया फॉरवर्ड बायस में। जर्मेनियम वाले का भी पी पार्ट जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये भी आ गया फॉरवर्ड बायस में। दोनों ही डायोड यहाँ पर फॉरवर्ड में है, हो गया ऐसा। लेकिन देखना कि यहाँ पर सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना, 0.7, और जर्मेनियम में कितना, 0.3 वोल्ट आता है क्या ऐसा। अब क्या होता है कि यहाँ जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है, और आपने बैटरी लगाई है 10.3 वोल्ट की, तो 10.3 में से जैसे 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट लगाया बैटरी से, तो 0.3 वोल्ट से आगे 0.4 वोल्ट लगाते ही करंट का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जर्मेनियम से। तो क्या होता है कि शुरुआत में जर्मेनियम का रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जैसे अपन ने यहाँ पोटेंशियल 0.3 वोल्ट से बढ़ाया। लेकिन क्या होता है कि 0.3 के आगे 0.4 पर भी सिलिकॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां करंट का फ्लो नहीं करेगा, तो पहले करंट का सेटअप हो जाएगा जर्मेनियम से, तो फिर करंट का फ्लो जर्मेनियम से ही करेगा, सिलिकॉन से नहीं करेगा। तो ध्यान रखना कि अगर आपको ये दोनों ही दिए जाते हैं पैरेलल में, तो करंट का फ्लो यहाँ पर जर्मेनियम से करेगा, सिलिकॉन से नहीं करेगा, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से, ठीक है। तो आएगा यहाँ पर कि जो पोटेंशियल होगा वी डैश, ये हो जाएगा 10.3 माइनस 0.3 जर्मेनियम पे, तो आ गया 10 वोल्ट। आपको निकालना यहाँ से आई है, तो आई इक्वल टू 10/5, मतलब हो जाएगा 2 एम्पियर करंट का फ्लो यहाँ से हुआ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं, कर लेंगे सभी, सभी कर लेंगे क्या, ठीक है भाई। तो ये तो अपने पास क्वेश्चन हो गए बाइसिंग ऑफ डायोड के, ठीक है। अब हमने डायोड तो पढ़ लिया, पी टाइप का, एन टाइप का, पी एन जंक्शन पढ़ लिया अपन ने, फॉर्मेशन क्या हुआ ये सब पढ़ लिया अपन ने, है ना। लेकिन इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ, है ना। तो क्या होता है कि इसका यूज होता है, सबसे पहला यूज वो होगा रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कहलाएगा रेक्टिफायर, ठीक है। अब रेक्टिफायर में किस तरह से डायोड का यूज होगा और कैसे वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसको अपन यहाँ देखते हैं। तो आएगा यहाँ पर रेक्टिफायर, देखिए, मिटा दो इसको पूरे को। देखिए, रेक्टिफायर, a device which is used for converting AC into DC is called rectifier, है ना। अब देखना भाई कि AC क्या होता है, ये रहा। तो ये तो होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इस तरह से होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये तो होता है साइनसोइडल फॉर्म में आएगा, तो इसके अंदर दो तरह की हाफ साइकिल आएगी। तो यहाँ पर यहां से लेके यहां तक ये पूरी एक वेव होती है, ठीक है। इस एक वेव के अंदर यहाँ पर दो हाफ साइकिल आती है, एक तो आएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरी आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, तो इसे हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर टाइम के साथ में कंटिन्यूस वेरिएशन हो रहे हैं पोटेंशियल या करंट के, हम चाहते हैं कि हमें एकदम फिक्स वैल्यू मिले, कोई टाइम के साथ वेरिएशन ना हो, तो इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो अपन डिवाइस यूज करेंगे उसी को हम बोल देंगे रेक्टिफायर। अब क्या होता है कि रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो, कुछ तो क्या करते हैं कि इसमें से आधी वेव या तो पॉजिटिव हाफ को या नेगेटिव हाफ को ही डीसी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर आधी वेव को ही रेक्टिफाई किया जा रहा है तो कहलाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर,
और कुछ ऐसे होते हैं जो इस पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पूरी की पूरी वेव को ही डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको हम बोल देंगे फुल वेव रेक्टिफायर कह देंगे। तो दो तरह के आते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। अब हाफ वेव कैसा होगा, फुल वेव कैसा होगा समझते हैं यहाँ पर। तो पहला आएगा इसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए तो पहला इसके अंदर आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पहले अपने को यहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हम एक एसी सोर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक एसी सोर्स, ये आ गया एसी सोर्स। और यहाँ पर हम लगा देंगे इंडक्शन कोइल। और फिर हमने यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस करके, ये तो प्राइमरी कोइल थी, हम लगा देंगे यहाँ पर सेकेंडरी कोइल। तो ये आ गई सेकेंडरी कोइल। फिर हम यहाँ पर लगा देंगे एक डायोड। और जहां पर अपन आउटपुट लेंगे, तो आउटपुट लेने के लिए हम लगा देंगे एक रेजिस्टेंस। तो ये यहां पर आ गया रेजिस्टेंस, ये रहा। इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, और इसी के अक्रॉस हम यहाँ पर आउटपुट लेंगे। तो ये आएगा डायोड, ये प्राइमरी कोइल, ये सेकेंडरी कोइल, यहाँ पर आ गया एसी सोर्स, यहाँ पर आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। हो गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए कि अपन ने यहाँ पर जो इनपुट में एसी सोर्स से एसी लगाई, तो एसी की फॉर्म कैसी होगी देखते हैं यहाँ पर। तो ये अपन ने एसी सोर्स में लगाया, तो एसी तो होगा इस तरह से, ये एसी यहाँ पर अप्लाई होगा इसके इनपुट में, ठीक है। और इसकी जो पीक वैल्यू है मान लो ये आ रही है वी नॉट के इक्वल, तो ये तो हो गया इनपुट जो अपन ने अप्लाई किया। अब ये इनपुट अप्लाई करने पर अपने को आउटपुट कैसा मिलेगा, उसको हम इसके नीचे यहाँ बनाएंगे। अब देखिए भाई, आउटपुट के लिए क्या करते हैं देखना कि अब इस इनपुट में दो साइकिल, ये तो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर आएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल, इसमें ये चक्र चलेगा, ठीक है ना, ये साइकिल चलती है इसके अंदर। अब देखिए कि पहले तो हमने यहां पर लगा दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो सबसे पहले अपने को पॉजिटिव हाफ साइकिल ही कंसिडर करनी है, जब तक आपको कुछ स्पेसिफाई ना हो तब तक। तो ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये तो आ गया ए पॉइंट और ये आ गया बी पॉइंट, इसको अपन यहाँ पर अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से ये हमेशा कितने पर रहेगा, 0 वोल्ट पोटेंशियल पे रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि शुरुआत में जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल लगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से ये ए पॉइंट तो आ जाएगा हाई पोटेंशियल पे, तो ये आ गया हाई पोटेंशियल पे। ये जब ए हाई पोटेंशियल पे आ गया, तो अब इस डायोड डी का जो पी पार्ट है वो आ गया हाई पोटेंशियल पर। डायोड डी का पी पार्ट हाई पोटेंशियल पर, मतलब डायोड डी कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से अब यहां से करंट का फ्लो अलाउ करेगा करेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर अब डायोड डी करंट के फ्लो को अलाउ करता है। करंट का फ्लो होने की वजह से अब इस लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट का फ्लो हुआ। करंट का फ्लो होने की वजह से अपने को यहाँ पर आउटपुट V इक्वल टू IRL मिल जाएगा ऐसा। मतलब क्या हुआ कि पहली हाफ साइकिल में या पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपने को यहाँ पर आउटपुट मिल चुका है। फिर आएगी यहाँ पर सेकेंड हाफ साइकिल जो कैसी है, नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव लगने पर ये बैटरी इस डायोड डी का जो पी पार्ट है ये कैसा आ गया, लो पोटेंशियल पे, मतलब हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब करंट का फ्लो नहीं करेगा। करंट का फ्लो नहीं करेगा मतलब ये तो हो जाएगा ओपन सर्किट। करंट का फ्लो नहीं करने की वजह से अपने को यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट नहीं मिल रहा, इसलिए अब यहाँ पर जो आउटपुट है कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में या पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो अपने को आउटपुट मिला, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना हो गया, 0। फिर अगेन यहाँ पर थर्ड हाफ साइकिल आएगी जो कैसी है, अगेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आने पर अगेन डायोड कैसा, फॉरवर्ड बायस, करंट का फ्लो होगा, आउटपुट अपने को मिल जाएगा। और फोर्थ हाफ साइकिल जो अगेन कैसी है, नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अगेन ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में, करंट का फ्लो नहीं होगा, आउटपुट भी अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि हमने जो यहाँ पर इनपुट लगाया, तो इस इनपुट के कोरेस्पॉन्डिंग जो अपने को आउटपुट मिलेगा वो आएगा ऐसा, देखना।
तो यहाँ पर ये इनपुट अपन लगाया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसा अपन ने इनपुट दिया वैसा ही अपने को आउटपुट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया आउटपुट फर्स्ट हाफ साइकिल में। सेकेंड हाफ साइकिल में आउटपुट जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंड हाफ साइकिल में आउटपुट जीरो। फिर थर्ड हाफ साइकिल में अगेन अपने को मिलेगा आउटपुट, ठीक है ना। तो थर्ड हाफ साइकिल में जैसा अपन ने इनपुट लगाया वैसा अपने को आउटपुट भी मिल जाएगा, और फोर्थ में आउटपुट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो क्या हुआ कि भाई ये पूरी यहां से यहां तक एक साइकिल है, तो इस पूरी की पूरी एक वेव में से आधी वेव का ही अपने को आउटपुट मिल रहा है। जब आधी वेव का आउटपुट मिल रहा है तो मतलब ये है कि फुल वेव में से हाफ वेव को ही रेक्टिफाई किया गया है बस, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोल देंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझ में आ गई इसी। अब क्या होता है कि यहाँ पर इतना कि इस वेव में से आधी वेव तो खत्म ही हो गई ना, इसीलिए क्या होता है कि इसकी इफिशियंसी भी 50% से कम ही आती है, कुछ हीट लॉस वगैरह होता है, इस वजह से हाफ पे जो एफिशिएंसी है वो 40.6% आती है। लिखा दूंगा आगे, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी आती है 40.6%। तो ये हुआ अपने पास में हाफ वेव। अब सेकंड आएगा, ये कहलाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव क्या होता है तो समझते हैं अपन, यहाँ पर देखिए। हाँ, लोड रेजिस्टेंस जो डिवाइस जहां पर अपने को आउटपुट चाहिए उसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। सिंपली रेजिस्टेंस ही होता है, ये एक मतलब वायर नहीं है ये, सिंपल यहाँ पर कुछ आपने डिवाइस लगाया है जिसके ऊपर अपने को आउटपुट चाहिए वो, ठीक है। तो ये तो हुआ हाफ रेक्टिफायर। अपने अपने झुंझुने बंद करके रखा करो भाई यहाँ पर। अरे बंद कर ले दादा। अब आएगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव के अंदर भी दो केस आएंगे, ठीक है। एक तो आएगा कौन सा, सेंटर टेप रेक्टिफायर, दूसरा होगा ब्रिज वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप क्या होगा समझते हैं। तो फुल वेव में भी पहला आएगा सेंटर टेप रेक्टिफायर। देखो, सेंटर टेप के लिए अब हमें यहां पर दो डायोड लेने पड़ेंगे। तो ये एक डायोड तो ये रहा, एक डायोड अपन लेंगे यहां पर इसके नीचे इधर, ये रहा। और क्या होता है कि इसका नाम है सेंटर टेप। तो सेंटर टेप का मतलब ये होता है कि जो अपन लोड रेजिस्टेंस लेंगे उस लोड रेजिस्टेंस को सेकेंडरी कोइल के सेंटर पे टेप करते हुए अपन उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये सेकेंडरी कोइल आ गई, और इस सेकेंडरी कोइल का सेंटर मानो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इस लोड रेजिस्टेंस को टैप कर दिया और इसको ऐसा अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो ये कहलाएगा लोड रेजिस्टेंस। और अब हम यहाँ पर लेंगे आउटपुट, ये रहा आउटपुट ऐसा। यहाँ पर आपको दो डायोड दिए गए हैं, डायोड D1 और ये हो गया डायोड D2, ठीक है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर सेंटर पे टैप करके इसको अपन अर्थिंग कर देंगे, जिससे यहाँ का पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा, 0 वोल्ट के इक्वल रहेगा। अब देखना भाई कि जैसे अपन ने यहाँ पर एसी सोर्स से एसी अप्लाई करा, तो एसी अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो आएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो देखना भाई कि यहाँ पर जो ए है ये तो हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर, पॉजिटिव पर आ जाएगा। और ये जो आपके पास बी पॉइंट दिया गया है ये आ जाएगा लो पोटेंशियल पर। तो ए तो आ गया हाई पोटेंशियल पर, बी आ गया लो पोटेंशियल पर। जब ए हाई पोटेंशियल पर है, देखना भाई कि ए के साथ जुड़ा हुआ है डायोड D1, तो D1 का पी पार्ट तो हाई पोटेंशियल पर, तो डायोड D1 कैसा, फॉरवर्ड बायस में आ गया ऐसा। और डायोड D2 का पी पार्ट जुड़ा हुआ है लो पोटेंशियल पे, कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो गया। तो पहला तो क्या हुआ कि डायोड D1 फॉरवर्ड में है, डायोड D2 रिवर्स में है। तो डायोड D2 रिवर्स होने की वजह से करंट का फ्लो यहां से तो नहीं करेगा, करंट का फ्लो कहां से होगा, D1 से। तो करंट का फ्लो D1 से, तो A से जाएगा D1 में, D1 से जाएगा यहाँ पर। अब इस पॉइंट पर आकर ये डिवाइड होना चाहता है KCL की तरफ। तो क्या होता है कि यहाँ पे डिवाइड होकर अगर यहाँ भी जाना चाहेगा D2 की तरफ, तो यहाँ तो सर्किट कैसा है, ओपन है, ओपन है, करंट का फ्लो यहाँ पर तो नहीं करेगा। इसलिए D1 से होता हुआ ये करंट पूरा चल जाएगा इस लोड रेजिस्टेंस के अंदर, और ये सर्किट अपना पूरा हो गया। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो डायोड D1 से करंट का फ्लो हुआ और अपने को यहाँ पर मिल जाएगा आउटपुट लोड रेजिस्टेंस पर, ठीक है। फिर सेकेंड हाफ साइकिल में
ये पॉजिटिव था पहले, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर तो आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। जब ए पर आएगा लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल मतलब डायोड D1 कैसा, रिवर्स बायस। अरे हो जाएगा ना भाई, डायोड D1 तो हो गया रिवर्स बायस में और डायोड D2 फॉरवर्ड में, आ गया ऐसा। तो क्या हुआ, सेकेंड हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 तो रिवर्स में है, D2 फॉरवर्ड में है। D1 करंट का फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन D2 से करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा तो डायोड D2 से करंट का फ्लो हुआ, यहाँ गया और यहाँ पर जाकर पहुंच जाएगा लोड रेजिस्टेंस के अंदर, पहुंच गया ऐसा। तो क्या हुआ कि अपने को यहाँ पर सेकेंड हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी अपने को आउटपुट मिल गया है, वो मिला है डायोड D2 के थ्रू, मिला ऐसा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो D1 से आएगा आउटपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 से अपने को आउटपुट मिल जाएगा। अब देखना भाई कि यहाँ पर फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट का फ्लो जो लोड रेजिस्टेंस में हुआ था इस डायरेक्शन में, ये ऐसा, और सेकेंड हाफ साइकिल में भी यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में ही हुआ ऐसा। तो क्या है कि यहाँ पर दोनों ही हाफ साइकिल में करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए अपने को जो आउटपुट मिलेगा वो भी सेम डायरेक्शन में ही मिलेगा। मतलब ऐसा है कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में अपने को ये मिला आउटपुट, ये आता है डायोड D1 से, तो सेकेंड हाफ साइकिल में भी आउटपुट अपने को सेम डायरेक्शन में ऐसे ही मिलेगा ऐसा। तो सेम डायरेक्शन में आउटपुट आ रहा है, तो ये हो जाएगा डायोड D2 से। फिर थर्ड हाफ साइकिल में आउटपुट आएगा D1 से, और फोर्थ वाली में आ जाएगा अगेन D2 से, आ गया ऐसा। तो क्या हुआ कि अपने को यहाँ पर ये AC दोनों डायरेक्शन में थी, अपने को यहाँ पर DC मिल चुकी है, मिल गया। तो एक ही डायरेक्शन में अपने पास आउटपुट आ रहा है, तो इसने क्या करा कि पूरी की पूरी साइकिल को ही, पूरी वेव को ही DC में कन्वर्ट कर दिया है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोल देंगे। और चूंकि यहाँ पर जो अपन ने आउटपुट लिया है, लोड रेजिस्टेंस लिया है, इस लोड रेजिस्टेंस को अपन ने सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पे टैप कर रखा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर। क्या बोल देंगे, हो गया ऐसा। अब क्या होता है कि यहाँ पर इस वाले डिवाइस में एक दिक्कत आती है कि भाई सेकेंडरी कोइल का सेंटर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, और सेंटर पे फिर इसको टैप करना ये और मुश्किल काम है। इसलिए क्या होता है कि अपन चाहते हैं कि अपने को ऐसा डिवाइस मिले फुल वेव के लिए, जिसको हम बिना ऐसी दिक्कत के, परेशानी के आराम से सॉल्व कर सके, आराम से बना सके। ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर सेंटर टेप के बाद में एक और डिवाइस बनाया गया फुल वेव के लिए ही, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। क्या बोल देंगे, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ब्रिज वेव के अंदर, जैसे आपने नाम सुना ब्रिज, ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने देखा होगा कि वहां पर 4 ब्रांचें होती है ना। तो वहां चारों ब्रांचेस में लगे हुए होते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर चारों ब्रांचेस होंगी, लेकिन चारों में लगे हुए रहेंगे डायोड। अब डायोड कैसे जोड़ेंगे कि वो फुल वेव बन जाए, अपने को देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आएगा यहाँ पर अब ब्रिज वेव रेक्टिफायर, देखें। तो फुल वेव में भी सेकेंड टाइप, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। अब ब्रिज वेव का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट, देखिए भाई। ब्रिज वेव के लिए यहाँ पर 4 ब्रांचेस आ गई, ये रही। अब ये जो आपने ब्रांच ली है, ये वाली ब्रिज वेव की फर्स्ट ब्रांच, इसके अंदर हम डायोड जोड़ेंगे। यहाँ पर डायोड जोड़ने के तरीका थोड़ा अलग है ना, समझना इसको। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको ये 4 पॉइंट दे देंगे ऐसे बनाकर, बोलेंगे भाई कि यहाँ पर किन पॉइंटों पर इनपुट आएगा, किन पॉइंटों पर आउटपुट आएगा ब्रिज वेव के लिए, है ना। समझना यहाँ पर कि मान लो कि मैंने यहाँ पर ये डायोड जोड़ दिया इस तरह से कि पी पार्ट तो यहाँ पर आ गया और एन पार्ट आ गया इधर, तो ये हमने डायोड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब जिस तरह से, जिस पोलैरिटी के साथ मैंने डायोड को यहाँ इस ब्रांच में कनेक्ट किया है,
सेम टू सेम पोलैरिटी के साथ हम इसके अपोजिट वाले ब्रांच में यहाँ पर भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पी पार्ट आ रहा है तो यहाँ एन पार्ट आ रहा है, तो यहाँ भी कैसा हो जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा एन। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ दिया है डायोड को। ये रहा ऐसा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ P यहाँ एन, यहाँ भी आ गया P, यहाँ भी आ गया एन। अब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है इनको मैं नाम दे रहा हूं, जैसे ये आ गया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट आ गया डी। अब ए और सी पॉइंट पर, इन दोनों पर तुम क्या करते हैं, इनपुट दे रहे हैं वहां से, है ना। तो ए और सी पॉइंट पर हम इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट जिन पॉइंटों पर दिया जाएगा उन पॉइंटों पर डायोड को डिफरेंट या अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब अगर मैंने ए पॉइंट पर इस डायोड को की का पी भाग जोड़ा है, तो इस पॉइंट पर अब दूसरे डायोड का एन पार्ट जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं डायोड जोड़ रहा हूं तो उसका एन पार्ट होगा इस साइड पर ए पर, तो ये अपन ने जोड़ दिया डायोड को विद रिवर्स पोलैरिटी, ये ऐसे। और जैसा अपन ने यहां जोड़ा वैसा अपन यहां पर भी जोड़ देंगे इसके अपोजिट में, तो आएगा ऐसा कि ये एन पी, पी पार्ट आ गया, यहाँ पर आ गया एन पार्ट, और ये हो गया। ठीक है, तो ए और सी पॉइंट देखना, तो ए पर दोनों डायोड डिफरेंट पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, एक का पी जुड़ा हुआ है, एक का एन जुड़ा हुआ है। सिमिलरली सी पर भी एक का पी जुड़ा हुआ है, दूसरे का एन जुड़ा हुआ है। हो रहा है ऐसा? तो क्या है, जिन पॉइंटों पर डायोड डिफरेंट पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं उन पॉइंटों पर तो हम इनपुट देंगे ब्रिज वेव में। और सी, ये बी और डी की बात करें तो बी पर देखना कि दोनों डायोड का एन पार्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए बी पर दोनों डायोड जुड़े हुए हैं सेम पोलैरिटी के साथ, और डी पर भी दोनों डायोड जुड़े हुए हैं सेम पोलैरिटी के साथ। तो जिन पॉइंटों पर डायोड सेम पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं इन पॉइंटों पर हम ले लेंगे आउटपुट। तो यहां पर हम लगा देंगे लोड रेजिस्टेंस, तो यहां पर आएगा लोड रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस हम यहां पर आउटपुट ले लेंगे, ये रहा। ठीक है, अब यहां पर अपने पास चार डायोड दिए गए हैं, D1, D2, D3 और ये आ गया D4। अब किस तरह से यहां पर ये कंडक्ट करते हैं इसको अपन समझते हैं। तो देखना भाई कि पहली हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल जो कि पॉजिटिव वाली है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये तो हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पर, ये हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पर। मतलब ए तो हो गया हाई पोटेंशियल पर और सी हो गया लो पोटेंशियल पे। जब ए हाई पोटेंशियल पर हो गया तो ए के साथ जुड़ा हुआ है डायोड D1, तो D1 का पी पार्ट है हाई पोटेंशियल पे, तो D1 कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस में आ गया ऐसा। और डायोड D2 का एंड पार्ट जुड़ा हुआ है हाई पोटेंशियल पे, कैसा है, रिवर्स बायस, हो गया ऐसा। तो D1 तो फॉरवर्ड, D2 रिवर्स। सिग्नल लेना आप सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल है, बताइए कि अब डायोड D4 का पी पार्ट लो पोटेंशियल पे कैसा, रिवर्स बायस, हो गया। और डायोड D3 का एन पार्ट जुड़ा हुआ है लो पोटेंशियल पे, तो कैसा, फॉरवर्ड, हो गया ऐसा। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 तो है फॉरवर्ड में, और D2 और D4 हो गए रिवर्स में। मतलब करंट का फ्लो D1 और D3 से ही होगा। तो ना करंट का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हाई पोटेंशियल मतलब ए से करंट का फ्लो होगा D1 से होता हुआ जाएगा बी की तरफ, तो ए से गया बी, फिर बी से जाएगा लोड रेजिस्टेंस के अंदर, तो बी से जाएगा करंट का फ्लो डी की तरफ, और डी से D3 में होता हुआ पहुंच जाएगा सी की तरफ। हो गया ऐसा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ए से बी से डी और डी से सी, ये अपने पास करंट का फ्लो मिलता है। तो बी से डी जब करंट का फ्लो हुआ तो इस लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो होने की वजह से अपने को यहाँ पर आउटपुट मिल गया है, मिल गया ऐसा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो अपने को आउटपुट मिल चुका है। फिर आएगी सेकेंड हाफ साइकिल, तो सेकेंड हाफ साइकिल में ये ए तो हो जाएगा लो पोटेंशियल पर और सी पॉइंट हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे। अब जब ए हो गया लो पोटेंशियल पर तो डायोड D1 तो कैसा, रिवर्स, डायोड D2 कैसा, फॉरवर्ड। तो डायोड D2 फॉरवर्ड में हो गया, डायोड D1 रिवर्स में हो गया। और सी पॉइंट, सी पॉइंट जो कि हाई पोटेंशियल पे आ गया, तो हाई पोटेंशियल पे आ गया, बताइए डायोड D4 कैसा,
फॉरवर्ड, D3 कैसा हो गया ऐसा। मतलब पहले जो डायोड फॉरवर्ड में थे वो रिवर्स में हो गए, और जो पहले रिवर्स में थे वो अब फॉरवर्ड में हो गए। तो डायोड D1 और D3 तो रिवर्स, डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड हो गए। हो गया ऐसा। करंट का फ्लो D2 और D4 से होगा। अब देखिए कि करंट का फ्लो यहाँ पर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये तो होगा इसके अंदर, तो आएगा यहाँ पर हाई पोटेंशियल सी पर। तो सी से करंट का फ्लो D4 में गया पहले तो यहां से सी से D4 से होता हुआ पहुंच गया बी की तरफ, फिर बी से जाएगा ये रेजिस्टेंस में पहुंच जाएगा डी की तरफ, और डी से जाएगा D2 में होता हुआ पहुंच जाएगा ए की तरफ। हो गया ऐसा। तो पहली हाफ साइकिल में तो ये रहेगा सीक्वेंस, सेकेंड हाफ साइकिल में सी से बी से डी और डी से ए। हो गया ऐसा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों ही हाफ साइकिल में अपने को आउटपुट मिल रहा है, और दोनों ही हाफ साइकिल में जो आउटपुट मिल रहा है वो सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, मिल रहा है ऐसा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर ये कहलाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो पहली हाफ साइकिल है इसमें आउटपुट आया है D1 और D3 से, सेकंड हाफ साइकिल में आउटपुट आया है D2 और D4 से, फिर अगेन थर्ड वाली में D1 D3 और फोर्थ वाली में D2 एंड D4। हो जाएगा ऐसा। तो ये होता है कि फुल वेव को ही रेक्टिफाई कर दिया गया है, इसलिए कहलाएगा ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगा, कहलाएगा ऐसा। और यहाँ पर ब्रिज की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इसका अपन यहाँ पर ब्रिज वेव रेक्टिफायर कह देंगे। अरे कह देंगे ना भाई। तो ये होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। अब देखिए ये जो डीसी आ रही है, क्या ये प्योर डीसी है क्या? अरे क्या ये प्योर डीसी है क्या? नहीं है ना। मैंने कहा था कि प्योर डीसी तो ऐसी होती है, ये वाली ऐसी वाली होता है। क्या ये डीसी आपको ऐसी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, मतलब ये डीसी प्योर डीसी तो नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस वाली डीसी के अंदर कुछ भाग, कुछ फ्रैक्शन एसी का भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ फ्रैक्शन एसी का होने की वजह से अपने को यहाँ पर प्योर डीसी ना मिलकर यहाँ पर हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है, इसे बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। अब इस डीसी में जो अनवांटेड एसी का पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रिपल। क्या बोल देंगे? रिपल बोल देंगे। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें अपने को प्योर डीसी ना मिलकर डीसी प्लस एसी मिलता है, तो वो जो अनवांटेड एसी होता है इसके अंदर उसको हम बोल देंगे रिपल। रिपल को हम रिपल फैक्टर से शो करते हैं। रिपल फैक्टर हम चाहते हैं कम से कम हो, जितना कम रिपल फैक्टर होगा उतना ही कम उसके अंदर एसी का पार्ट प्रेजेंट होगा और उतनी ही प्योर डीसी वो अपने पास मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि अपने को प्योर डीसी मिल जाए। तो प्योर डीसी के लिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इस वाले रेक्टिफायर की आउटपुट को हम एक और सर्किट पर अप्लाई करेंगे। उस सर्किट को हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोल देंगे? फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का यूज करने पर ये जो पल्सेटिंग डीसी है ये अपने को एक प्योर डीसी की फॉर्म में मिल जाती है। तो वो जो डिवाइस है, वो जो सर्किट है वो कैसा होगा और किस तरह से यहाँ पर इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। तो आएगा यहाँ पर फिल्टर सर्किट, और फिल्टर होगा यहाँ पर कैपेसिटर से, इसलिए इसको हम बोल देंगे कैपेसिटर फिल्टर सर्किट बोल देंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या है ये। तो आएगा यहाँ पर फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट के अंदर ये अपने बात में रेक्टिफायर का आउटपुट आ रहा है। तो ये तो है रेक्टिफायर का आउटपुट, ये रहा। ये तो है पल्स की फॉर्म में, इसके बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। इसकी पीक वैल्यू मान लो ये आ रही है वी नोट के इक्वल। हम चाहते हैं कि अपने को ये डीसी ना मिलकर एकदम प्योर डीसी मिले। तो क्या होता है कि इस रेक्टिफायर के आउटपुट को अब हम आगे लगाएंगे एक कैपेसिटर। तो ये हमने लगाया कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो आपको दिया गया है C, ठीक है। तो ये जो पल्सेटिंग डीसी है, अब ये डीसी इस कैपेसिटर पर इनपुट की फॉर्म में अपन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर जो वैल्यू है वोल्टेज की वो भी बढ़ती जाएगी। बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेगी? वी नोट तक। जैसे ही यहाँ का पोटेंशियल वी नोट अप्लाई हुआ इस पे, तो वी नोट पोटेंशियल अप्लाई होते ही ये कैपेसिटर
वी नॉट पोटेंशियल तक चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे ही मैंने यहां पर इस कैपेसिटर पर मैंने इसके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस अभी तक नहीं लगाया है, अगर हम इसके अक्रॉस कोई डिवाइस या कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो अभी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। डिस्चार्ज नहीं होगा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना रहेगा, अभी वी नॉट पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा वो तो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस हम आउटपुट नहीं ले सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि अपने को यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए कोई ना कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पर लगा दिया मैंने एक रेजिस्टेंस, तो ये होगा लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम ले लेंगे आउटपुट। तो ये आ गया RL और इसके अपर यहाँ पर अपन ले लेंगे आउटपुट ऐसा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस लोड रेजिस्टेंस पर जो आउटपुट अपने को मिले वो एकदम कांस्टेंट फॉर्म में मिले, है ना। अब क्या होता है, जैसे अपन ने ये लोड रेजिस्टेंस लगाया तो लोड रेजिस्टेंस लगाते ही इस कैपेसिटर के पास जो पहले चार्ज था, मतलब फुली चार्ज है वी नॉट पोटेंशियल तक, तो रेजिस्टेंस लगाते ही अब ये कैपेसिटर यहां से चार्ज का फ्लो इसके अंदर स्टार्ट कर देगा। चार्ज का फ्लो स्टार्ट करेगा मतलब ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो यहाँ का पोटेंशियल तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज का फ्लो हो रहा है मतलब करंट का फ्लो होगा, और इस करंट के फ्लो की वजह से अपने को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा ऐसा। हम चाहते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल कैसा रहे, एकदम कांस्टेंट रहे। तो यहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट करने के लिए हमें इसके पैरेलल में इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट कब होगा, जब ये कैपेसिटर हमेशा फुली चार्ज रहे, हमेशा फुली चार्ज रहे। और ये कैपेसिटर हमेशा फुली चार्ज तभी रह सकता है जब हम इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा दें। तो क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ने पर इसका जो टाइम कांस्टेंट टो इक्वल टू RC, तो कैपेसिटेंस बढ़ने पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा मतलब ये है कि अब इसकी जो चार्जिंग का टाइम है वो तो कम हो जाएगा, कम टाइम में चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ये, और इसको डिस्चार्ज होने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। मान लो कि ये 1 सेकंड में तो चार्ज हो रहा है फुली वी नॉट पोटेंशियल तक, लेकिन इसको अब डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा है वो 1 सेकंड से ज्यादा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसा लगेगा, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट बढ़ा दिया है मतलब डिस्चार्जिंग का टाइम तो बढ़ा और चार्जिंग का टाइम कम हो गया। तो क्या होता है, जैसे ही अपन ने यहाँ पे इसको 1 सेकंड में चार्ज किया वी नॉट पोटेंशियल पे, फिर यहाँ डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही ये फुली डिस्चार्ज होगा उससे पहले ही ये यहाँ से अगेन फुली चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये हमेशा ही फुली चार्ज वाली कंडीशन में रहेगा टाइम कांस्टेंट बढ़ने की वजह से। जब यहाँ का पोटेंशियल, जब ये हमेशा फुली चार्ज रहेगा मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना रहेगा, हमेशा वी नॉट वोल्ट पोटेंशियल। तो वी नॉट पोटेंशियल जब यहाँ पर रहेगा तो इसके पैरेलल में भी पोटेंशियल हमेशा वी नॉट के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, एकदम कांस्टेंट पोटेंशियल वी नॉट अपने को मिलता है, ठीक है। तो अपन ने जो यहाँ पर इनपुट अप्लाई किया है वो तो पल्स की फॉर्म में अप्लाई किया है, तो ये आएगा ऐसा कि ये तो अपन ने लिया है इसको इनपुट, इस इनपुट के कोरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट अपने को मिलता है वो ये है कि टाइम के साथ पहले आउटपुट बढ़ेगा, वी नॉट तक जाएगा, और फिर पोटेंशियल यहाँ पे लगभग लगभग कांस्टेंट बना रहता है। तो ये अपने को मिलता है आउटपुट ये सा। तो यहां पर अपने को लगभग लगभग एक कांस्टेंट पोटेंशियल मिलता है। तो ये क्या हुआ कि पल्सेटिंग डीसी से हमने लगभग लगभग एक कांस्टेंट डीसी प्राप्त गेन कर ली है, ले ली है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्योंकि अपन ने यहाँ पर फिल्टर में यूज किया है कैपेसिटर का, इसलिए इसको हम बोल देंगे कैपेसिटर फिल्टर सर्किट कह देंगे ऐसा। तो ये होता है इस तरह से पल्सेटिंग कन्वर्ट हो जाएगा प्योर में। अब यहाँ भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आ ही रहा है ना। तो वो इसलिए आता है कि जब अपन ने यहाँ पर इनपुट में देखना कि यहाँ पर जीरो हुआ ना, तो जीरो हुआ तो यहाँ पर हल्का सा वेरिएशन तो आना ही है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर भी हल्का सा वेरिएशन आता है, और इस वेरिएशन को फिर हम जेनर डायोड लगाकर आगे प्योर में कन्वर्ट कर देंगे, एकदम प्योर डीसी के अंदर, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। बात समझ में आ गई सभी को, बात समझ में आ गई, आ गई क्या।
अब देना भाई कि यहाँ पर इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देखना भाई, आपको एक डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन में ये तो आपको दी गई है इनपुट वेव फॉर्म, ये रही आगे इनपुट वेव फॉर्म। इसमें आपको दिया गया है 10 वोल्ट, और यहाँ पे दिया गया है माइनस का 10 वोल्ट से लेके प्लस 10 वोल्ट तक वेरी कर रहा है ये पोटेंशियल। और फिर ये अप्लाई हुआ, यहाँ पर लगाया गया एक डायोड, और यहाँ पर लगा दिया एक रेजिस्टेंस, ये रहा ऐसे। ये है लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस अपने को मिल जाएगा आउटपुट। आपको बताना है कि जो अपने को आउटपुट मिलेगा वो किस तरह का होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये रहा। आउटपुट कौन सा होगा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा है? चेक करो एक बार ढंग से। फोर्थ याद है क्या? हम्म, बोलना भाई। फोर्थ है क्या? देना भाई कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक डायोड, ये राइट डायोड दिया गया आपको। अगर सिंगल डायोड दिया गया है मतलब समझ जाएं कि ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, हो गया ऐसा। तो हाफ वेव है, और आपको यहाँ पर जो पीक वैल्यू दी गई है कितनी है, ये 10 वोल्ट के इक्वल, तो 10 वोल्ट का ही अपने को आउटपुट मिलेगा, मिलेगा ऐसा। अब यहाँ पर जो आउटपुट दिया गया है कितना है, ये 20 वोल्ट, इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर ये जो आउटपुट आ रहा है 10 वोल्ट ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है, फुल वेव रेक्टिफायर है। ये फुल वेव थोड़ा है, ये तो हाफ वेव है ना, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर देखना भाई कि इसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है वो 10 वोल्ट ही आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है सेकेंड हाफ साइकिल से। लेकिन क्या होता है कि अपने को यहाँ पर जो कन्वेंशनली है वो ऐसा अपने को मानना है कि सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आती है, फिर बाद में आएगी नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा, लास्ट में बचा ये वाला। तो फर्स्ट हाफ साइकिल से आउटपुट कितना आ गया, 10 वोल्ट, सेकंड में 0, थर्ड में अगेन कितना आ गया, 10 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में, ये रहा, ठीक है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं चलो। In a half wave rectifier, in a half wave rectifier, input signal voltage is input signal voltage input signal voltage is V equal to 220 sin omega t, ये रहा t 220 sin omega t। then find DC current, then find DC current a load resistance of find DC current a load resistance of 2 kilo ohm across a load resistance of 2 kilo ohm। और इसके लिए एक टेबल बता रहा हूं मैं, वो अभी रह गई अपनी, स्किप हो गई। वो ये है कि आपको हाफ रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर, इन दोनों में डीसी वैल्यू का है, आरएमएस वैल्यू क्या आती है आपको याद होनी चाहिए। तो वो ऐसा है कि पहला तो है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू तो होती है हाफ वेव वाले केस में V0/2, फुल वेव में होती है V0/√2। डीसी वैल्यू ये होती है V0/पाई, और यहाँ पर होगी फुल वेव में 2V0/4।
पाई। एफिशिएंसी भी आप याद रखें, एफिशिएंसी हाफ वेव में ये होती है 40.6% और फुल वेव में आती है इसकी डबल 81.2%। ठीक है, अब यहां से आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, करो। कितना आ रहा है? 35 मिली एम्पियर। आ गया ऐसा? आपसे बोला गया है हाफ वेव रेक्टिफायर और पूछा गया है डीसी करंट। ठीक है, अब डीसी करंट पूछा गया है तो देखना फॉर्मूला आएगा ऐसा कि भाई आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो आई डीसी के लिए वी भी कौन सा हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। ठीक है, अब वी डीसी की वैल्यू हाफ वेव वाले केस में कितनी होती है? तो ये तो हाफ वेव, ये डीसी कितना हो गया? वी नॉट बाय पाई। हो गया ऐसा? तो बन जाएगा यहाँ से वी डीसी की जगह तो आ जाएगा, देखना भाई यहाँ पर कि वी डीसी ये तो हो जाएगा वी नोट अपॉन पाई। अब वी नोट क्या है ना, तो आएगा इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन दी गई है v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो वी नोट कितना हो गया? 220, है ना। तो बन जाएगा यहां से कि 220 अपॉन पाई, ये तो हो गया वी नोट और वी नोट बाय पाई हो गया। आपको निकालना है यहां से आई डी सी, तो आई डी सी इक्वल टू 220 अपॉन पाई इंटू आर आपको दिया गया है 2 किलो ओम। इसको आप सोल्व कर लें तो 2 से कैंसिल होगा 110, 110 बार, और 110 को आप पाई से डिवाइड कर लें तो 3.14, तो ये आएगा 35। तो 35 और 10 की पावर जाएगा ऊपर -3 हो जाएगा मिली एम्पियर। इसका आंसर आएगा 35 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और है ना, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था 2019 से 18 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आगे भी आपके आ सकता है। तो ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाफ वेव है या फुल वेव है, डीसी वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है, कौन सी है। ठीक है ना, उसके लिए आपको टेबल भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेंगे ऐसे, है ना। तो ये यहाँ पर रेक्टिफायर पूरा हुआ। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है देखते हैं भाई। जेनर डायोड देखो, जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह। कैसे भाई? क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के डिवाइस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, कोई 100 वोल्ट पर, कोई 150 वोल्ट पर, कोई 200 वोल्ट पर, कोई 220 वोल्ट पर। ठीक है, और क्या होता है कि हमारे घर में जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना वोल्ट का है? 220 वोल्ट। अब क्या होता है कि सभी डिवाइस को 220 वोल्ट मिल रहा है ऐसा। तो क्या होता है कि उसमें से अगर मान लो कि 100 वोल्ट का ही कोई डिवाइस है, तो वहां पर 220 में से केवल 100 वोल्ट ही मिलना चाहिए। बाकी जो 120 वोल्ट है वो उस पर नहीं जाना चाहिए। अगर वो चला गया तो डिवाइस खराब हो जाएगा हाई वोल्टेज की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या होता है कि आजकल जितने भी डिवाइस होते हैं उन सभी डिवाइसेस के अंदर एक अलग से डिवाइस लगा हुआ आता है जिसका नाम होता है स्टेबलाइजर। पहले तो क्या होता था कि हम स्टेबलाइजर लगाते थे पैरेलल में डिवाइस के, है ना। आजकल सभी के अंदर इनबिल्ट लगा हुआ आता है। तो क्या होता है कि उस स्टेबलाइजर की वजह से जो पोटेंशियल है वो स्टेबलाइज हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब उस स्टेबलाइजर में ऐसा क्या लगा हुआ है जिसकी वजह से वहां का पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टेबलाइजर के अंदर लगाया जाता है जेनर डायोड, और उस जेनर डायोड की वजह से ही वहां का पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है उसका अपन यहां समझते हैं। अब देखिए कि हमने कल पढ़ा था रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के अंदर हमने देखा था कि भाई जैसे ही हम वहां पर पोटेंशियल बढ़ाते हैं, तो पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ने पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अक्रॉस द जंक्शन वो भी बढ़ती जाती है। फिर पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
जब जंक्शन के अंदर प्रेजेंट जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देंगे, और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से वहां से हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्री होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल के फ्री होने की वजह से वो जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। होता है ऐसा, जितना कि अपन ने जो कल ग्राफ पढ़ा था रिवर्स बायस का, वो आया था ऐसा कि ये अपने पास में रिवर्स बायस में यहाँ पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा। शुरुआत में यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में करंट का फ्लो करता है जो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, करंट का फ्लो भी बढ़ता, करंट का फ्लो कांस्टेंट है। पोटेंशियल बढ़ते 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 ये हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा हाई हो गया और जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया। ऐसा जंक्शन का ब्रेकडाउन होते ही अब यहाँ का जो पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन करंट का फ्लो अब इसके अंदर लगातार बढ़ता जाता है। तो इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऐसा कह रहे हैं। अब देना कि यहां पर अगर मैं इससे ज्यादा पोटेंशियल लगा दूं जंक्शन के अक्रॉस, तो जंक्शन का पोटेंशियल तो इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, वहां तो क्या हुआ, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया ना। तो ब्रेकडाउन होने के बाद में अब जंक्शन का पोटेंशियल उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, केवल वहां पे करंट का फ्लो ही बढ़ता जाएगा बस। ठीक है, मतलब ये जो पोटेंशियल है ये तो कांस्टेंट हो चुका है, और इसी कांस्टेंट पोटेंशियल का हम यूज करते हैं स्टेबलाइजर में यूजिंग जेनर डायोड। ठीक है, तो क्या होता है कि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही वर्क करेगा और आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज ही वर्क करता है। तो जेनर डायोड को इस तरह से बनाया जाता है कि ब्रेकडाउन होने के बाद वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो जेनर डायोड ब्रेकडाउन होने के बाद में डैमेज नहीं होगा, और जेनर डायोड ब्रेकडाउन होने के बाद ही वर्क करना स्टार्ट करेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तो वो जनरल डायोड की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है ना। अब ना कैसे यहां पर वोल्टेज स्टेबलाइज होगा, तो यहां देखना कि अपने पास में आएगा पीएन जंक्शन, ये रहा पीएन जंक्शन जो अपन ने कल पढ़ा था, ये आएगा डिप्लेशन लेयर। पी के अंदर प्रेजेंट होंगे नेगेटिव आयंस और एन के अंदर प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव आयंस। यहाँ डिप्लेशन लेयर के अंदर नेगेटिव आयन, यहाँ पर आगे पॉजिटिव आयन, और पी के अंदर प्रेजेंट होते हैं होल्स, एन के अंदर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने यहाँ पर रिवर्स बायस कर दिया, तो ये अपन ने रिवर्स बायस किया ऐसा। और रिवर्स बायस करने के लिए हमने कोई ना कोई वायर भी लगाया होगा, तो वायर लगाएंगे तो उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो आएगा ही सही भाई, है ना। तो ये आ गया वायर का रेजिस्टेंस, इसको हम बोल देंगे सीरीज रेजिस्टेंस आर एस। हमने पोटेंशियल लगाया बैटरी का वी वोल्ट। अब क्या हुआ कि भाई हमने यहाँ 220 वोल्ट पोटेंशियल लगा दिया, 220 वोल्ट पोटेंशियल लगाया, और इस पीएन जंक्शन डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो आ रहा है, मान लो 100 वोल्ट का आ रहा है। मतलब 220 में से जैसे ही 100 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा तो इसका तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होते ही अब यहाँ का पोटेंशियल तो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बाकी का बचा हुआ जो 120 वोल्ट पोटेंशियल वो कहाँ गया, तो वो आता है इस सीरीज रेजिस्टेंस पर आ जाएगा ऐसा। तो 220 में से या V में से ब्रेकडाउन वोल्टेज तो यहाँ पर आ जाएगा, बाकी बचा हुआ पोटेंशियल सीरीज रेजिस्टेंस पर आ गया। तो यहाँ का पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया। अब क्या होता है कि जो भी डिवाइस को अपने को यहाँ पर 100 वोल्ट पर ऑपरेट करवाना है, उस डिवाइस को हम इसके पैरेलल में यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ का पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट कांस्टेंट है, तो इसके पैरेलल में पोटेंशियल कैसा रहेगा, 100 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ का पोटेंशियल भी अब 100 वोल्ट के इक्वल कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो क्या होता है कि इस तरह से ये जेनर डायोड पोटेंशियल को रेगुलेट करने के काम आता है, पोटेंशियल को स्टेबलाइज करने के काम आता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि स्टेबलाइजर के अंदर जेनर डायोड लगाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जेनर डायोड वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद डैमेज नहीं होता, उसके बाद ही उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये है जेनर डायोड। अब क्या होता है कि यहाँ पर दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक तो होता है जेनर ब्रेकडाउन, दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। अब जेनर ब्रेकडाउन क्या होगा, एवलांच क्या होगा, उसको समझते हैं जल्द से ना। तो आएगा यहाँ पर जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। और इस पे क्वेश्चन आपके आ सकता है कि दोनों में ब्रेकडाउन किस वजह से हो रहा है, जेनर किस वजह से हो रहा है और एवलांच किस वजह से हो रहा है। देखना भाई,
जेनर में क्या होता है कि अपने जो डायोड लिया है पीएन जंक्शन, इस पीएन जंक्शन डायोड की बाइस से ये जो डोपिंग होती है, डोपिंग हम काफी ज्यादा हाई रखते हैं, ठीक है। तो जेनर में डोपिंग हाई होगी। हाई डोपिंग होने की वजह से विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, मैंने कहा था प्रोपोर्शनल टू होती है 1 अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन के, कहा था मैंने ऐसा। तो डोपिंग हाई होगी तो लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। लेयर की विड्थ कम हो जाएगी तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E इक्वल टू होता है V अपॉन डी। तो विड्थ अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, हाई हो जाएगा इसके अंदर। तो क्या होता है कि जेनर डायोड के अंदर तो, या जेनर ब्रेकडाउन के अंदर डोपिंग हाई, लेयर की विड्थ बहुत ही कम हो जाएगी, जिस वजह से लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले से ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है। अब जैसे ही अपन ने बैटरी को लगाया रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में लगाने पर एक्सटर्नल फील्ड भी बढ़ेगा, तो नेट फील्ड की वैल्यू और भी ज्यादा हो जाएगी। तो नेट फील्ड बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि उस फील्ड की वजह से जंक्शन के अंदर प्रेजेंट जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देंगे, और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्या बोल देंगे, जेनर ब्रेकडाउन बोल देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जेनर ब्रेकडाउन में डोपिंग हाई, लेयर की विड्थ कम, इंटरनल फील्ड हाई होता है, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है कि जंक्शन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग से ही ब्रेकडाउन होगा इसका, ठीक है। सेकेंड होता है एवलांच। एवलांच में क्या होता है कि डोपिंग को अपन कम रखते हैं, तो डोपिंग कम होगी तो डेप्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ये ज्यादा हो जाएगी। अगर लेयर की विड्थ ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V अपॉन डी, तो डी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ऐसा। तो क्या होता है कि एवलांच ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो कंपेरेटिवली पहले से बहुत ही कम होगा। अब यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम जनरेट हो रहा है। अब जैसे अपन ने इसको रिवर्स बायस किया, तो रिवर्स बायस करने पर एक्सटर्नल फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरनल के, तो दोनों का नेट फील्ड तो अगेन बढ़ेगा, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं बढ़ पाता कि वो जंक्शन के अंदर प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं हो पाता कि जंक्शन के अंदर प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे तो क्या होता है कि भाई इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट है होल्स, और यहाँ प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अब इस जंक्शन के अंदर मूव करेंगे। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनकी एनर्जी भी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, फिर वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन के अंदर प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड से टकराएंगे, ठीक है ना। डिफरेंस समझना दोनों के अंदर, कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की हाई एनर्जी आ गई, और वो हाई एनर्जी के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन के अंदर प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड से टकराएंगे, और फिर उनके कोलिजन से कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा। तो फिर उसके कारण क्या होता है, जंक्शन का ब्रेकडाउन होगा। तो उस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। क्या बोल देंगे, एवलांच ब्रेकडाउन। तो जेनर के अंदर तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जंक्शन के अंदर प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और एवलांच के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कोलिजन होगा कोवलेंट बॉन्ड के साथ में, और उससे जंक्शन का ब्रेकडाउन होगा, उसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो जंक्शन है ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, मतलब अब ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन जेनर के अंदर आफ्टर ब्रेकडाउन परमानेंटली डैमेज नहीं होता, उसके बाद ही वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। होता है जेनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन। बात समझ में आएगी इसी, एक बार इसको ढंग से रिवाइज करना कर जाएगा, ठीक है ना भाई, क्वेश्चन करेंगे कल फिर।